हाय, आपको पता है भारत में सांप्रदायिकता की वजह से भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी, भारत का विभाजन, पार्टीशन के बारे में हमें मात्र इतना बताया गया है कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने लगातार पाकिस्तान की मांग की और फिर अंग्रेजों को भारत का विभाजन करना पड़ा। भारत के समाज में जाति हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन पार्टीशन को जाति से जोड़कर कभी नहीं देखा गया। बट आई एम हियर टू शो यू दैट। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दशकों से लगातार हिंदू मुस्लिम का खेल करवाकर भारत का एलीट क्लास किस सवाल से भागने की कोशिश करता रहा है। कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मुस्लिम आबादी का 70 से 80% लोअर कास्ट मुस्लिम्स है। ये 70-80% लोग हिंदू जाति व्यवस्था के सभी की फीचर्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन भारत के आम नागरिक को लगता है कि मुस्लिम्स में जाति नहीं होती। हम मुस्लिम्स को जाति की नज़र से देखते ही नहीं है। फिर इधर आओ समझते हैं। 1940 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उनके जहन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत को किसके हाथों में सौंपा जाए। उस दौरान भारत से दो बड़े स्टेक होल्डर्स थे। एक कांग्रेस, जो कह रही थी कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इस देश को सेक्युलर राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और जिन्ना थे। वे कह रहे थे कि हम भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें चाहिए अलग राष्ट्र। वास्तव में मोहम्मद अली जिन्ना गांधी और नेहरू पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मुस्लिम्स उस डेमोक्रेसी में कभी भी सेफ नहीं रह सकता जो डेमोक्रेसी हिंदू मेजोरिटी के द्वारा रूल की जाने वाली हो। जिन्ना को ऐसा इसलिए भी लगता था क्योंकि गांधी और नेहरू तो सेक्युलरिज्म की, इक्वालिटी की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे भी नेता थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में थे। फिर 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को एक बड़ी जीत मिलती है। इस जीत से अंग्रेजों को यह कन्फर्म हो गया कि भारत का मुसलमान मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ा है, उसे मुस्लिम राष्ट्र देना पड़ेगा। फिर इसके कुछ वक्त बाद भारत का विभाजन हो गया, विभाजन कर दिया गया। इतनी बात हम सबको पता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ी गहराई में। आज़ादी के पहले वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों के पास था जो लोग टैक्स देते थे, जिनके पास ज़मीन थी या फिर जो लोग एजुकेटेड थे। तो इस क्राइटेरिया में उस वक्त सिर्फ 12% मुस्लिम्स आते थे और इन 12% मुस्लिम्स ने वोट दिया मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को। उस वक्त एक और पार्टी थी, अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा लीड की जा रही ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। मोमिन कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम में शूद्र समझी जाने वाली जाति मोमिन या अंसारी, जिन्हें जुला कहा जाता है, से आने वाले नेता लीड कर रहे थे। अंसारी भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम ओबीसी कम्युनिटी है जो बुनकर या वीवर का काम करती है। जब मास कन्वर्जन हुआ तो यूपी की दलित कम्युनिटी में आने वाली जाति कोरी से जिन लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था उनको अंसारी या जुला कहा गया। आपको बता दूं, एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यूपी की कोरी जाति से आते हैं। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे थे कि जिन्ना द्वारा लीड की जा रही मुस्लिम लीग एलिट की पार्टी है, जहां नवाब, पूंजीपति और जमींदार मुस्लिम नेता है और इन लोगों ने अपनी धन संपत्ति गरीबों का खून चूस चूस कर इकट्ठा की है। मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले ये भी आरोप लगा रहे थे कि अंसारी या जुला जैसी मुस्लिम जातियां जातिगत भेदभाव का सामना करती है, जिस वजह से उन्हें उचित मौके नहीं मिलते। कुल मिलाकर मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले मुस्लिम्स में मौजूद जातिवाद को मुद्दा बनाना चाहते थे। हालांकि मुस्लिमों का पवित्र धर्म ग्रंथ जाति के बारे में बात नहीं करता, लेकिन भारत का मुसलमान ठीक उसी तरीके से कास्टिस्ट है जिस तरीके से भारत का हिंदू। मुस्लिम में अपर कास्ट मुस्लिम जातियां जैसे शैद, शेख, मुगल और पठान अपने आप को शरीफ कहती हैं और ये जातियां अपनी वंशावली भारत से बाहर खोजती है। इसके बाद आती है इनसे नीचे वाली लोअर कास्ट मुस्लिम जातियां जैसे अंसारी, राइंस, कुल्लू, इदरिसिस। फिर इनसे नीचे आती है मुस्लिमों की दलित जातियां जैसे हलालखोर, धोबी, लाल बेगी और नट। तो अब कोई अपर कास्ट हिंदू, शूद्र या दलित मुस्लिम धर्म अपनाता है तो जैसी जाति वो छोड़कर गया है वैसी ही जाति में उसे आगे जगह दे दी जाती है। यानी भारत में जाति वो आधार है जिसके अनुसार सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये वो सच्चाई है जो धर्म बदलने के बाद भी नहीं बदलती। अब वापस आओ मोमिन कॉन्फ्रेंस पर। 1930 और 1940 के दशक के दौरान मोमिन कॉन्फ्रेंस ने पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके कई रैलियां, कई मीटिंग्स की, क्योंकि जिन्ना भारत के कुछ हिस्से को पाकिस्तान बनाना चाहते थे। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे थे कि जिस रीजन को जिन्ना पाकिस्तान बना रहे हैं उस रीजन में रहने वाले मुस्लिम्स की तुलना में हमारे क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं से ज़्यादा समानता है। अब यार आप खुद सोचो, एक लाहौर में रहने वाला मुसलमान है, दूसरा बिहार के किसी गांव में है, तो ओबियसली बिहार के गांव में रहने वाला मुसलमान उस गांव के हिंदुओं के साथ ज़्यादा समानता महसूस करेगा। दूसरा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग ये भी कह रहे थे कि ऊंची जाति के मुस्लिम्स अक्सर नीची जाति के मुस्लिम्स के साथ अन्याय करते हैं।
तो इसकी क्या गारंटी है कि बनने वाले पाकिस्तान में नीची जाति के मुस्लिम्स के साथ ऊंची जाति का मुस्लिम अत्याचार नहीं करेगा? इन दो आर्ग्यूमेंट के साथ मोमिन कॉन्फ्रेंस जिना की पाकिस्तान की मांग का खूब विरोध कर रही थी। मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा उठाया जा रहा जाति का सवाल जिना एंड कंपनी के लिए बहुत इनकन्वीनियंट था, एकदम असुविधाजनक, क्योंकि जिना की टू नेशन थ्योरी इसी बात पर आधारित थी कि हिंदू और मुस्लिम्स दो अलग राष्ट्र हैं, वेयर रिलीजन इज ओनली डिफाइनिंग आइडेंटिटी। अब अगर मुस्लिम्स के अलग अलग जाति में बंटे होने के फैक्ट को ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज करते तो जिना द्वारा की जा रही पाकिस्तान की मांग सेंसलेस हो जाती है। इसलिए जिना जाति के सवाल से कांप रहे थे। अब अंग्रेजों के सामने तीन हिस्सेदार आकर खड़े हो गए। कांग्रेस, जो कह रही थी कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे जिना या मुस्लिम लीग, जो कह रही थी कि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो कह रही थी ना जिना जी ना, आप खाली ऊंची जाति के मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं हम। अंग्रेज ससुरा कंफ्यूज आ गया, बोला यार ये तो आपस में खुद लड़ रहे हैं, ऐसे में इंडिया को किसके हाथों में सौंपा जाए? अंग्रेज ने कहा चलो जनगणना करवाते हैं, पता चल जाएगा कौन जाति का कौन है। जब 1941 में सेंसस हो रहा था तो एक मजेदार चीज हुई। मुस्लिम लीग वाले गाँवों में घूम घूम कर मुसलमानों को कह रहे थे कि जनगणना में अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बताना है, जातिवादी नहीं बतानी। इधर आरएसएस और हिंदू महासभा वाले गांव में घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे कि अभी अपने आप को हिंदू बताएं, दलित वलित कुछ नहीं होता, दलित हम बाद में खुद बना देंगे। अबे यार बजरंगी क्या कह रहे हो तुम, छोड़ो। तो तीसरी पार्टी मोमिन कॉन्फ्रेंस अब ये चाह रहे थे कि जनगणना में मुस्लिम अपनी जाति बताएं ताकि जिना और मुस्लिम लीग को एक्सपोज किया जा सके। अब सवाल यह है कि जब जिना का विरोध मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही हो रहा था तो विरोध करने वालों की बात सुनी क्यों नहीं गई? इस विरोध का यूज कांग्रेस ने विभाजन को रोकने के लिए क्यों नहीं किया? इधर आओ मैं समझाता हूं। 1939 में मोमिन कॉन्फ्रेंस की नेता अब्दुल कयूम अंसारी ने पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा। उस पत्र में अंसारी ने लिखा कि कुछ ऊंची जाति के मुसलमान नीचे की जाति के मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं और उन्हें आगे नहीं आने देते, इसलिए उन्हें लेजिस्लेचर में जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दे दिया जाए। अब अगर कांग्रेस ने अंसारी की बात मानी होती तो 1946 के जिस इलेक्शन को आधार मानकर अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया था वे इलेक्शन मुस्लिम लीग जीत ही नहीं पाती। खैर, इस पत्र के जवाब में पंडित नेहरू ने लिखा कि ये बात ठीक है कि नीचे की जाति के मुसलमानों के साथ अन्याय होता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हिंदुओं के अलग अलग कास्ट ग्रुप्स भी ऐसी सिमिलर डिमांड करेंगे और फिर वो सब फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस लेटर के बारे में इतिहासकार संतोष कुमार राय कहते हैं कि कांग्रेस ने जिना द्वारा की जा रही अलग राष्ट्र की मांग को इसलिए मान लिया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर अंसारी की मांग को मान लिया गया तो हिंदुओं पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो जाएगी। देख रहे हो, जिना की मुस्लिम लीग से लेकर गांधी की कांग्रेस तक बंटवारे के वक्त जितनी भी पार्टियां आमने सामने थी उन्हें जाति के सवाल पर बात करने के बजाय देश का बंटवारा करना ठीक लगा। मैंने एक वीडियो किया था चमचा युग का इलाज, याद है? उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे दलित चमचों का यूज करके कांग्रेस ने आंबेडकरी आंदोलन को कुचला था। बंटवारे से पहले अगर कांग्रेस चाहती तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं के सहारे जिना एंड कंपनी को वैसे ही डिस्क्रेडिट करके बंटवारे के सवाल का हल निकाल सकती थी जैसे उसने डॉक्टर अंबेडकर की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म किया था। लेकिन जाति के सवाल से बचने के लिए कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। परिणाम थे भारत का बंटवारा हुआ जिसमें 2 करोड़ लोगों को घर बार छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा और इसके प्रोसेस में 20 लाख लोगों की बेमौत बलि चढ़ गई। आज आप भारत के मुस्लिम्स पर नजर डालोगे तो आपको भारत की मुस्लिम आबादी सोशो इकोनॉमिकली सबसे पिछड़ी नजर आएगी। मैं यहाँ सच्चर कमेटी की डेटा दे रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। लेकिन जब आप ये देखोगे कि भारत का 70 से 80% मुस्लिम लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि भारत के मुसलमानों की बैकवर्डनेस उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी बैकवर्डनेस की जड़ों में जातिवाद का वह सवाल है जो बंटवारे के वक्त से लेकर अब तक लगातार इग्नोर किया जाता रहा है। आज़ादी के वक्त जाति का सवाल इग्नोर किया गया जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में आया। आज भी आप देखोगे तो कुछ खास बदला नहीं है। कम्युनल हिंदू भारत में होने वाली हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मुस्लिम्स को मानते हैं, वही सेक्युलर हिंदू मुस्लिम्स को थोड़ा अलग होने की बात करते रहते हैं। यहाँ दोनों ही धारा के लोग मुस्लिम्स को अलग मानकर ट्रीट कर रहे हैं। इस अलग ट्रीट करने के साथ ही दोनों ही धाराएं बड़ी बारीकी से हिंदुओं और मुस्लिमों में मौजूद जाति और उस जाति की वजह से हो रहे अत्याचार के सवाल से बच निकलते हैं, जिससे जाति से उत्पन्न हो रही समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम आगामी समय में खतरनाक होने वाला है।
क्योंकि किसी ने कहा है कि बीमारी का इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो बीमारी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के बीच वीडियो शेयर करके सही जानकारी शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्रेम बना रहे।